नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। एक दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अगर भारत की तरफ से अभी इटालियन फर्म लियोनार्डो को बैन लिस्ट हटाया जाता है तो आगे चल के इंडियन नेवी उनसे ब्लैक सैक टॉर्पेडो को एक्वायर कर सकता है, जो कि एक बेहतरीन हैवीवेट क्लास का टॉर्पेडो है जिसको हमारे सभी अटैक सबमरीन में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब भारत के पास पहले भी ब्रह्मास्त्र जैसे हैवीवेट टॉर्पेडो मौजूद है, लेकिन इनको हम सबमरीन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनको सिर्फ सरफेस से ही लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि हम इसको सिर्फ से ट्यूब के जरिए लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अंडर वाटर कंडीशन में लॉन्च नहीं कर पाएंगे। अभी इसी को बेस करके अंडर वाटर लॉन्च कैपेबल टॉर्पेडो को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से एक हैवीवेट टॉर्पेडो को डेवलप करने में हमको कम से कम 6 से 8 साल का टाइम लगने वाला है। इसी बीच नेवी की तरफ से हमारे कलवरी क्लास और अरिहंत क्लास के सबमरीन के लिए भी लगभग 100 टॉर्पेडो को खरीदने के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया था, लेकिन इसमें इटली की ब्लैक सैक टॉर्पेडो को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा था, पर लियोनार्डो पर बैन लगने की वजह से इस डील को आगे नहीं बढ़ाया गया था। अब इसी बीच हमारे जो भी स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स थे उनको सिर्फ एंटीशिप मिसाइल से इक्विप किया गया था, और बीच में एक अपडेट सामने आया था कि इनमें पहले से स्टॉक में मौजूद हमारे टॉर्पेडो का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे टॉर्पेडो की अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसी बीच फ्रांस की तरफ से अपनी F-21 और जर्मनी की तरफ से अपनी C-1 मॉड 4 टॉर्पेडो को भी भारत को ऑफर किया गया था, लेकिन उनको वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि उनको हमारे सबमरीन्स में इस्तेमाल करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ने वाली थी, और ऐसा वहाँ पे बताया गया था। अब अभी जब लियोनार्डो को बैन लिस्ट से हटा दिया गया है तो अभी मे बी नेवी की तरफ से सीधे तौर पर ब्लैक सैक टॉर्पेडो को इटली से खरीदने की कोशिश की जा सकती है, या इमरजेंसी बेसिस पर इनके लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है, और उम्मीद किया जा रहा है कि जल्दी ही नेवी की तरफ से इन टॉर्पेडो को हासिल करने के लिए कोई ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। अगला अपडेट टाटा की व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर या WHAV व्हीकल को लेके। आप में से बहुत सारे लोग इसको लेके सवाल करते रहते हैं कि WHAV व्हीकल को इंडियन आर्मी में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, या फिर फ्यूचर में इसको आर्मी में कब शामिल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो इसको लेके अभी तक कोई खास अपडेट सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन पिछले साल इन व्हीकल्स को लद्दाख में स्पॉट किया गया था, जिसके बाद ये सुनने को मिला था कि इनकी ट्रायल वगैरह कंडक्ट किया जा रहा है और आर्मी की तरफ से इन व्हीकल को हर एक रीजन में टेस्ट किया जा रहा था। अभी इसको लेके कुछ खबर सामने आई है, और अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया कि आर्मी अभी इन व्हीकल की परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश है और इनको पूरे इंडिया में टेस्ट किया गया था, और अभी आर्मी इसको फॉर्मली ऑर्डर करने की बात कर रही है, जिस वजह से अभी इसकी मास प्रोडक्शन को शुरू करने की उम्मीद किया जा रहा है। और इसी साल की शुरुआत में ही आर्मी की तरफ से अपनी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए भी एक RFI को इशू किया गया था, जिसके अंदर लगभग 1750 के आसपास इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को खरीदे जाने वाले हैं। लेकिन टाटा की WHAV व्हीकल की बात करें तो इसको मे भी उस कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको एक एडिशनल कैटेगरी के अंदर आर्मी खरीद सकता है, जिसमें इसको सिर्फ एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के तौर पर इंडक्ट किया जाएगा। यह हमें किसी भी फॉरेन व्हीकल के मुकाबले लगभग 50% के आसपास सस्ते पड़ने वाले हैं, और इसकी प्राइस की बात करें तो हमें ये पर यूनिट के हिसाब से लगभग 23 करोड़ के आसपास पड़ने वाले हैं, और अगले साल तक इसकी लिमिटेड नंबर में ऑर्डर मिलने का इंतजार भी किया जा रहा है। अगला अपडेट आर्मी की तरफ से। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक नई लो लेवल की लाइटवेट रडार को खरीदने की तलाश किया जा रहा है, जिससे किसी भी चाइनीज एग्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। आर्मी का कहना है कि लद्दाख का जिस तरीके का टेरेन है, ऐसे कंडीशन में लॉन्ग रेंज के रडार्स को चाइनीज फाइटर्स को डिटेक्ट करने में या हेलीकॉप्टर्स को डिटेक्ट करने में दिक्कत हो सकता है, और चाइनीज फाइटर जेट इनको धोखा देके घुसपैठ कर सकते हैं, स्पेशली अगर वो पहाड़ियों के बीच से होके आते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारे लॉन्ग रेंज के रडार है वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, भले ही उनके पास रेंज होगा, लेकिन वैली की वजह से वो वहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से आर्मी का कहना था कि अभी हम लॉन्ग रेंज के रडार्स को डिप्लॉय करने के साथ साथ बीच बीच में शॉर्ट रेंज के रडार्स को भी डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको शॉर्ट डिस्टेंस में डिप्लॉय किया जा सकता है। और ऐसे में अगर छोटे छोटे डिस्टेंस में रडार चेन को रखा जाएगा तो भले ही एक रडार में दुश्मन नजर नहीं आएगा, लेकिन दूसरे रडार में ये आसानी से नजर आ जाएगा, या फिर तीसरे रडार में ये आसानी से स्पॉट कर लिया जाएगा।
और हर एक वैली रीजन में अगर एक एक रडार मौजूद रहेंगे तो वहां पर गुजरने वाले हर एक एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर को या फिर दुश्मन की ड्रोन को भी डिटेक्ट किया जा सकेगा। इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से एक लो लेवल की लाइटवेट रडार को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसकी रेंज कम से कम 50 किलोमीटर तक होने वाली है और इनको शॉर्ट डिस्टेंस में आर्मी की तरफ से एक मल्टी लेयर की रडार चेन के तौर पर डिप्लॉय किया जाएगा। अब दिक्कत ये कि इन रडार्स को हम बाहर से खरीद नहीं सकते क्योंकि हाल ही में जो इंपोर्ट बैन लिस्ट को पेश किया गया था उसके अंदर रडार्स आ जाते हैं। तो इसी वजह से अभी इसका एक ही रास्ता बनता है और वो ये है कि हमें या तो एक इंडिजिनस रडार को यहाँ पे कम्प्लीटली डेवलप करना पड़ेगा या फिर हमारी कोई भी एग्जिस्टिंग रडार को आर्मी की तरफ से इंडक्ट किया जा सकता है। अभी अगर आर्मी की बात करें तो आर्मी यहाँ पे शायद अश्लेषा रडार को इंडक्ट कर सकती है, जो कि ग्राउंड बेस्ड 3D सर्विलेंस रडार है और इनको अगर लद्दाख के माउंटेन रीजन में या माउंटेन टॉप में इंस्टॉल किया जाएगा तो ये अच्छी खासी सर्विलेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी की बात करें तो आर्मी पहले इन रडार को इंडक्ट करना नहीं चाहती थी, जबकि सेम रडार को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे आर्मी के डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी देखने वाली बात ये कि अभी कौन से रडार को यहाँ पे आर्मी की तरफ से खरीदने की कोशिश किया जा सकता है, क्योंकि इन रडार्स को अभी इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो अभी आर्मी की तरफ से कौन से इंडिजिनस सिस्टम को सिलेक्ट किया जाएगा वो आगे चल के पता लगने वाली है। अगला अपडेट डोनो एयरक्राफ्ट को लेके। आप सब जानते हैं कि डोनो एयरक्राफ्ट एचएएल का एक सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट है और डोनो एयरक्राफ्ट को आगे चल के भी एचएएल इंडियन एयरफोर्स या नेवी को ऑफर कर रही है, यानी कि फ्यूचर में भी इसके ऑर्डर मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं, जिस वजह से एचएएल की तरफ से अभी इसको और बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है। इसी बीच एचएएल और जीरो एविया नाम की एक कंपनी, जो कि दुनिया की टॉप ऑफ जीरो एमिशन एविएशन टेक्निक के लिए जाना जाता है, इन दोनों के बीच अब एक एग्रीमेंट को साइन किया जा रहा है और आगे चल के डोनो एयरक्राफ्ट को हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन इंजन की मदद से वो पावर करने की कोशिश करने वाले हैं। अभी एचएएल वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट कर रहे सभी डोनो एयरक्राफ्ट को जीरो एमिशन स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान बना रहा है और इसके लिए अभी इंडियन मिलिट्री के सभी डोनो एयरक्राफ्ट के साथ साथ आगे चल के ग्लोबल डोनर ऑपरेटर को एचएएल और जीरो एविया की तरफ से अपनी ZS600 सीरीज की हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन इंजन को ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन इनको डोनो एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने से पहले सभी सेफ्टी रिक्वायरमेंट को क्लियर करना पड़ेगा और सर्टिफिकेशन मिलने के बाद ही इसको फॉर्मली डोनो एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। और आगे चल के एचएएल अपनी जो भी डोनो एयरक्राफ्ट को बनाने वाली, यानी कि जो 19 सीटर वेरिएंट यहाँ पे बनने वाली है, उन सभी में अभी पहले से ही जीरो एविया की पावर ट्रेन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी पूरे दुनिया भर में लगभग 242 डोनो एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल कंडीशन में है और अगर एचएएल इनको जीरो एमिशन कैपेबल बना देता है या बना पाता है तो इसमें एचएएल को काफ़ी ऑर्डर मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। साथ ही इसमें जीरो एविया को भी काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि जितने भी इंजन यहाँ पे सप्लाई होने वाले हैं उन सभी को जीरो एविया की तरफ से सप्लाई किया जाएगा। लेकिन जीरो एविया की जो इंजन है, यानी कि ZS600 सीरीज की हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन इंजन है, इसको हालांकि पहले टेस्ट किया गया, लेकिन अभी दोनों एयरक्राफ्ट के साथ इसको इंटीग्रेट करके टेस्ट करना शुरू किया जा रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि अगले महीने से इसके ट्रायल को शुरू कर दिया जाएगा और सभी ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद इसको आगे चल के 2024 के बाद दोनों एयरक्राफ्ट में ऑफिशियली इंटीग्रेट करने के लिए सर्टिफिकेशन मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके। आप सबको पता होगा कि हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया था और इन 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में से 6 आर्मी इस्तेमाल करने वाली और 6 एयरफोर्स इस्तेमाल करने वाली है और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को अभी फॉर्मली आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया जाएगा। इसी बीच एचएएल की तरफ से इन हेलीकॉप्टर्स को बनाने के लिए तुमाकुरू में अपनी एक नई हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी बनाया जा चुका है, जो कि 2022 की मार्च से पहले फुली ऑपरेशनल होने वाला है और इनिशियली यहाँ पर साल में 30 हेलीकॉप्टर को बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो एचएएल का कहना है कि वो अपनी बेंगलुरु फैसिलिटी और तुमाकुरू फैसिलिटी में मिलाकर साल में कम से कम 100 हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और अगर ये बात सच है तो ये एचएएल के लिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की ऑर्डर मिलने के रास्ते को एकदम साफ करने वाला है, क्योंकि अभी हमें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की सेगमेंट में काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है, चाहे वो नेवी में हो जाए, चाहे वो एयरफोर्स में हो जाए या फिर चाहे वो आर्मी में हो जाए। हमारी तीनों सर्विस में हमें ऐसे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है और अगर एचएएल साल में 100 हेलीकॉप्टर को डिलीवर करने का वादा कर पाता है तो एचएएल को इनकी ऑर्डर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अभी तक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की लगभग 867 के आसपास टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट हो चुकी है, जो कि सभी फ्लाइट सक्सेसफुल रहे। इसी बीच इसको राजस्थान से लेके लद्दाख रीजन में भी टेस्ट किया जा चुका है, जो कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर चुका है।
अब एचएएल की तरफ से 2022 की मार्च से पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से कम 175 हेलीकॉप्टर की ऑर्डर मिलने का उम्मीद किया जा रहा है, जिनको एचएएल की तुमाकुरु फैसिलिटी की मास प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।